स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुमन सा जीगूका आईएएस पे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आज की क्लास है इसमें हम लोग ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर तमाम मटेरियल मिल रही है, इसको पढ़ते रहिए। यूपी पीसीएस 2025 और आरओ के लिए ये टारगेट बैच है। इसमें आप फ्री से सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। पेड बैच पे आपको विशेष रूप से कुछ अन्य सुविधाएं भी मिलती है, मटेरियल मिलती है, कुछ अलग से गाइडलाइन भी मिलती है। तो वो भी आप अगर चाहें तो ले सकते हैं, वरना यहाँ पर आपको पर्याप्त मटेरियल दिया जा रहा है। इसका लाभ उठाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप हो सकती है। आप अगर अन्य एग्जाम को भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको ये टॉपिक आने वाले हैं तो ये समान रूप से हेल्पफुल होगी। आइए समय नष्ट न करते हुए तुरंत आगे बढ़ते हैं, ताम्रपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल, ये ताम्रपाषाण काल जो है ये आपके जो प्राचीन भारत है इसका ये दूसरा टॉपिक है। हमने आपसे कहा था कि इतिहास में जो प्राचीन भारत है, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत के अंतर्गत आपको 8 टॉपिक तैयार करने चाहिए जिससे आपके प्रश्न बन जाते हैं। 8 टॉपिक आपको पाषाण काल के अंतर्गत तैयार करने होते हैं प्राचीन भारत में। ठीक है, 8 टॉपिक। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है पाषाण काल। जो दूसरा टॉपिक होता है वो है ताम्रपाषाण काल। और इसी ताम्रपाषाण काल को आप आज की क्लास में यहाँ पे पढ़ने वाले। ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल को जो आप पिछली क्लास में देखें, अगर उसे नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। जो पाषाण काल है, जो इसका पहला टॉपिक जो आपका है, इस पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग एक पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 काल को इसमें देख चुके हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 कालखंड को इसमें आप देख चुके हैं। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, तीन चीजें इसमें आप देख चुके होते हैं। अब देखिए जरा सा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, 3 आप इसमें देख चुके होते हैं। आज जो ताम्रपाषाण काल है, इस ताम्रपाषाण को भी ठीक इसी तरीके से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ताम्रपाषाण में सबसे पहले हम लोग कहते हैं हड़प्पा पूर्व की संस्कृति। एक हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा शहरी सभ्यता, यानी हड़प्पा संस्कृति को पढ़ते हैं। और ये संस्कृति एक सभ्यता के रूप में थी। अभी देखेंगे संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। और तीसरा जो है वो है हड़प्पा परवर्ती, यानी हड़प्पा की बाद की, हड़प्पा परवर्ती संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, तो हड़प्पा परवर्ती, ये 3 बांट करके हड़प्पा परवर्ती, यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं हड़प्पा परवर्ती की। 3 भागों में बांटकर हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा परवर्ती में बांटकर देखते हैं। जो हड़प्पा पूर्व है ये एक गांव के रूप में था, एक ग्रामीण संस्कृति थी। जो हड़प्पा संस्कृति थी एक सभ्यता के रूप में बन गई थी, ये शहर वाली थी। और वापस से इसके बाद गांव का विकास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति, यहाँ पे शहरी सभ्यता संस्कृति जिसे सभ्यता कहा जाता है, और गांव देखने को मिलती है। अब यहीं पे एक शब्द समझे, संस्कृति और सभ्यता के बीच का डिफरेंट। संस्कृति निरंतर विकसित होती रहती है। ये किसी भी व्यक्ति के, इस जगह पर रहने वाले लोगों के व्यवहार पर निर्भर होती है। उनकी अपनी संस्कृति हो सकती है। जब वो एक मानक तक पहुंच जाता है, एक स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता है, तो इसे हम लोग सभ्यता का नाम दे देते हैं। तो सभ्यता जो होती है ये एक प्रकार का विशेष मानक होती है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड होती है। जबकि संस्कृति जो है ये किसी भी स्तर पर देखने को मिलता है। तो आइए एक एक करके हड़प्पा पूर्व, फिर हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा परवर्ती को देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग दे देते हैं ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा
पूर्व ग्रामीण संस्कृति, हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृति। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृति। ठीक है, ये जो हड़प्पा पूर्व की जो ग्रामीण संस्कृति है, जो हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृति है, ये ग्रामीण प्रकार की संस्कृति थी। इसमें लोग ग्रामीण बस्तियों में रहते थे, ग्रामीण बस्तियों में रहते थे, ग्रामीण बस्तियों में रहते थे। अब इनका विकास कैसे हुआ होगा, जरा सा ध्यान दीजिए। जो नवपाषाण काल था, जो इससे ठीक पहले आया था, उस नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई थी। अब जब कोई खेत होता है, इस खेत के किनारे लोग घर बना लेते थे, एक दो घर बना लेते थे, और ये लोग किसी भी खेत में अपनी फसल उपजाते थे। ये फसल आमतौर पर तैयार होता था 3 से 4 महीने में। अब ये 3 से 4 महीने में जब ये फसल तैयार होता था, इस दरमियान ये लोग इस जगह पर रुक करके इस फसल की रखवाली करते थे। एक खेत के अलावा फिर दूसरे खेत के किनारे भी कुछ घर इस तरीके से बन गए, फिर एक तीसरे छोटे से खेत के किनारे भी कुछ घर बन गए। तो इस तरीके से कुछ घर होते होते यहाँ पे एक गांव का विकास हो जाता है। तो ये इसी प्रकार की ग्रामीण बस्तियां थी, इसी प्रकार की ग्रामीण संस्कृति थी। जाहिर सी बात है, इनका जो घर, जो इनका जो आवास जो होगा, ये कैसी आवास होगी? तो इनकी आवास जो है, इनके जो आवास थे, जो घर थे, वो साधारण थे। और साधारण में कैसे? तो घास फूस की बनी थी। बहुत सिंपल घर में ये लोग रहते थे, घास फूस का बना हुआ इनका आवास था। हालांकि यहाँ पर कहीं कहीं कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं, ज़्यादातर नहीं। जैसे आज की भी जो आवास होती है, इसमें कुछ लोग बहुत अच्छे घर में रहते हैं, कुछ लोगों का घर उनके मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। तो ज़्यादातर जो घर है वो घास फूस के बने हुए हैं, लेकिन कुछ घर जो है यहाँ पे कच्ची कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है देखने को मिलता है। कच्ची ईंटों का प्रयोग भी कुछ घरों में देखने को मिल रहा है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये लोग आवास के अलावा जो इनका कार्य है, जो इनकी जो विशेष रूप से हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था के रूप में ये खेती करते रहते हैं। इनकी जो अर्थव्यवस्था है ये खेती पर निर्भर है। और कुछ लोग, ये लोग तांबे का प्रयोग करने लगे थे, तो तांबा का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। अब तांबे के प्रयोग को करने के दरमियान इन तांबे को बहुत व्यापक स्तर पर कारखानों के रूप में तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर ये लोग तांबे का प्रयोग कारखानों के आदि के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तांबे का प्रयोग कर रहे हैं, फिर पीतल का भी प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। तो तांबा और पीतल का जो प्रयोग है ये लोग करते हैं। तांबा का प्रयोग, पीतल का प्रयोग, ये सब ये लोग विशेष रूप से व्यापक रूप से अपने जीवन में करते रहते हैं। तांबा और पीतल का प्रयोग ये लोग करते हैं। इसके अलावा इनका जो कुछ अन्य विशेषताएं की बात करें, तो ये लोग जो खेती से अन्न उपजाते हैं, उसको रखने के लिए इन्होंने अन्नागार का भी निर्माण कराया है, अन्नागार का निर्माण कराया है। तो जो अन्नागार होते हैं, यहाँ अन्न रखे जाते हैं, उपजाए हुए अन्न को ये लोग अन्नागार में रखते थे। ठीक है, जब अन्न इनके पास जब ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, जब अधिक अन्न हो जाएगा, तो ये उनका व्यापार भी करेंगे। तो कुछ व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं, ये लोग व्यापार ही करते थे। ये ग्रामीण संस्कृति की बात हो रही है जो हड़प्पा के पूर्व थी। इसी का एडवांस वर्जन हड़प्पा में आ जाएगा। ठीक है, इसी का एडवांस वर्जन आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है। तो ये व्यापार के साक्ष्य यहाँ पर थे। देखिए, इनकी जो अधिकांश बस्तियां थी, जो अधिकांश स्थल थे यहाँ की, अधिकांश जो बस्तियां हैं, वो बस्तियां आगे चलकर अधिकांश बस्तियां आगे चलकर
हड़प्पा शहरी सभ्यता में परिवर्तित हो गए। शहरी सभ्यता में परिवर्तित हो गए, परिवर्तित हो गए। ध्यान दीजिएगा, आप याद कीजिए, आपका जो जहां घर है उस जगह पर आज से कुछ समय पूर्व 5 साल या 6 साल या 10 साल पूर्व बहुत कम घर रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर घरों की संख्या बढ़ती गई, अब एक छोटा सा मार्केट का रूप ले लिया है। अगर आपके पास घर के पास ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर थोड़ी सी अगल बगल देखेंगे तो आपको ये स्थिति जरूर नजर आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले कुछ घर हुआ करते थे, फिर घरों की संख्या बढ़ गई, अब वहां एक दो दुकान खुली, अब ढेर सारी दुकान खुलने लगी और एक तरीके से वो मार्केट के रूप में बन चुका है। तो यहाँ भी हड़प्पा पूर्व में पहले ग्रामीण संस्कृति थी, लोग ग्रामीण तरीके से रहा करते थे, लेकिन बाद में यहाँ पर जब उनकी अधिक संख्या हो गई तो वो एक मानक को पा लिए और एक शहर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो शहर के रूप में कन्वर्ट हो गए उसी को हम लोग कहते हैं हड़प्पा शहरी सभ्यता, उन्हीं उसी को हम लोग कहते हैं हड़प्पा शहरी सभ्यता। तो हड़प्पा पूर्व की ग्रामीण संस्कृति थी, कैसे बनी? तो आपने देखा जो स्टोन एज में जो नवपाषाण काल था वहां पर खेती की शुरुआत हुई और उसी के साथ यहाँ पर अब ग्रामीण संस्कृति बन गई, गांव का निर्माण हो गया। अब चूंकि अब शहर बना है और इसी से आपका प्रश्न बहुत मिलता है, इसीलिए आप कई बार तो इन टॉपिक को सीधे आप हड़प्पा शहरी सभ्यता के रूप में देख करके और आप पढ़ना चालू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग हड़प्पा शहरी सभ्यता। ठीक है, अब हमारा हेडिंग है हड़प्पा, जो हमारा यहाँ पे जो हेडिंग है वो है हड़प्पा शहरी सभ्यता। ये हड़प्पा शहरी सभ्यता जो है आपका यहाँ पे हेडिंग मैंने डाल दिया है। ठीक है, हड़प्पा शहरी सभ्यता। अब चूंकि ये एक मानक को पा गया है, अब ये एक मानक को पाने के बाद विशेष रूप से इसमें कई सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो इसमें आप प्रश्न के लिहाज से, समझने के लिहाज से, इसमें आप लोग इसका एक तो देखेंगे सामान्य परिचय। ठीक है, पूरी तरीके से इसको नोट्स बनाते चलिए, कंप्लीट तैयारी है यहाँ पे। सामान्य परिचय देखेंगे, फिर देखेंगे खोज का इतिहास, खोज का इतिहास। ठीक है, खोज का इतिहास किस तरीके से इसकी पता चली इस शहरी सभ्यता के बारे में, क्योंकि भैया ये तो आज से 5000 साल पहले की घटना थी, तो कैसे इनके बारे में पता चला, खोज का इतिहास। फिर हम देखेंगे इसका विस्तार, आखिर ये कितनी दूरी तक फैला था, इसका विस्तार क्या था। फिर हम देखेंगे इसकी प्रकृति, इस शहर का नेचर क्या था, इसकी प्रकृति कैसी थी, इसकी बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे। इसके बाद आपको देखा जाना चाहिए प्रश्न के लिहाज से यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इस अर्थव्यवस्था के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ की समाज की स्थिति के बारे में, समाज क्या था यहाँ का। ठीक है, समाज, समाज के बाद आपको देखना चाहिए राजनीति, यहाँ किस प्रकार की राजनीति का पालन किया जा रहा था, कैसी यहाँ पे राजनीतिक स्थिति थी। ठीक है, राजनीति कैसी थी यहाँ पे। इसके अलावा हम कहें तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए धर्म एवं जो यहाँ के कुछ स्पेसिफिक जो कल्चर थे, संस्कृति थी, धर्म एवं संस्कृति, उसकी बात। फिर ये सभ्यता बनी कैसे, तो आप जैसे जानते हैं गांव से बनी थी, तो इसी बात को विचार करने के लिए इसको हम लोग देखेंगे यहाँ उद्भव एवं पतन, उद्भव एवं पतन। ठीक है, उद्भव एवं पतन। तो ये चीजें आपको हड़प्पा सभ्यता में देखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको हड़प्पा सभ्यता में देखनी है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, चलिए एक ऐसा करते हैं कि हम लोग सबसे पहले सामान्य परिचय को यहाँ पे
देख लेते हैं। ठीक है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय और किसकी सामान्य परिचय? तो हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की एक सामान्य परिचय की बात करते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की एक सामान्य परिचय की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, परिचय में आपको बताना है सबसे पहले कि ये सभ्यता कब थी भाई, इसका समय क्या था। इसकी समय तिथि की बात सबसे पहले बात करते हैं। जो ये सभ्यता कब थी, तो इसकी समय तिथि जो है वो है 2600 बीसी से 1900 बीसी। अब इसमें इस जो समय अवधि है, इस समय अवधि को लेकर काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि इसकी समय अवधि किसी किताब में 3200 मिलती है, किसी किताब में 3400 मिलती है, किसी किताब में 3800 बीसी से मिल जाती है। देखिए, हड़प्पा पूर्व की जो ग्रामीण संस्कृति थी उसे पूरी तरीके से हड़प्पा शहरी सभ्यता से अलग किया जाना बिल्कुल कठिन है, क्योंकि कई बार लगता है कि कोई गांव एक शहर का रूप ले चुका है, लेकिन उसमें कुछ मूलभूत कमियां होती है। उस कमी के कारण अभी भी कुछ लोग उसको शहर कहने पर सम्मिलित नहीं होते हैं। उनके अंदर अभी भी ये बात होती है कि ये शहर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के साथ भी यही बातें होती है। हड़प्पा सभ्यता में भी हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोगों का कहना है कि इसकी समय तिथि 3800 से होनी चाहिए, कुछ लोग 3200 के साथ है, कुछ लोग 2600 बीसी कह रहे हैं। लेकिन ये जो 2600 से 1900 बीसी है, ये इतिहासकारों द्वारा ज्यादा समर्थित तिथि है। ये समय विवादित है, इसलिए इस तरीके के प्रश्न समय तिथि को लेकर के एग्जाम में नहीं बनते हैं। फिर भी एक ऑथेंटिक रूप से अब 2600 से 1900 बीसी तक के कालखंड को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, शहरी सभ्यता के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, चलो आइए, समय तिथि के बाद आपको देखना है कि ये आखिर आज कहाँ है इसकी स्थिति। तो ये आज के भारत, ठीक है, इसकी हम कह सकते हैं ये जो अवस्थिति है इसकी, जो इसका लोकेशन है, ये अवस्थिति है इसकी आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में। कहाँ? तो देखिए, तो ये भारत का ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, इसमें इस वाले जगह पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, यहां पर ही हड़प्पा सभ्यता जो है, यहां पर जो है हड़प्पा सभ्यता जो है ये फैली थी इस तरीके से त्रिभुज की आकृति में। तो ये भारत था, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इन तीनों जगहों पर ये सभ्यता जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। परिचय में नेक्स्ट देखते हैं विस्तार के बारे में कि आखिर ये जब इतनी दूरी तक फैली थी तो इसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा। तो जो इसका विस्तार है, जो क्षेत्रफल है इसका विस्तार का, वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर जो है इनका विस्तार था। इसकी आकृति की बात करें, इसकी जो आकृति है वो आकृति आपने अभी अभी देखा है, ये ट्रायंगुलर शेप में था, यानी त्रिभुजाकार जो है इसकी आकृति थी। इसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। अब आपने जो देखा है ये वाली, तो इसकी सीमा भी देखनी चाहिए कि ऊपर में उत्तर में कौन सी सबसे पॉइंट है, दक्षिण में कौन सी पॉइंट है, इधर पूरब की तरफ कौन सी पॉइंट है और पश्चिम की तरफ कौन सी पॉइंट है। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु यानी सबसे ऊपर में जाकर के आप देखते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के एरिया में जो इंदिरा कोल है वो सबसे उत्तर में है। दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में आप देखते हैं कि नहीं, इंदिरा पॉइंट जो है या
कन्याकुमारी जो है ये सबसे दक्षिण में है। पूरब में आप बात करते हैं तो आप कहते हैं किवीथु जो अरुणाचल प्रदेश में है वो सबसे पूरब में है। पश्चिम में आप कहते हैं गुहर मोती जो सबसे पश्चिम में है। तो आज भारत के आप लोग सबसे उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी पॉइंट को पढ़ते हैं। वैसे अगर ये सभ्यता थी तो इस सभ्यता का भी सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी पॉइंट आपको जानना होगा। तो आइए उसे जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी बिंदु था ये देखना है, सबसे पश्चिमी बिंदु था इसे देखना है, सबसे उत्तरी बिंदु है इसे देखना है, और सबसे दक्षिणी बिंदु है इसे देखना है। किसी भी मैप में ऊपर जो होता है ये होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इस दिशा में पूरब और इस दिशा में आपका होता है पश्चिम। तो हड़प्पा सभ्यता के भी पूर्वी बिंदु यानी ये वाला पॉइंट, पश्चिमी बिंदु यानी ये वाला पॉइंट, उत्तरी बिंदु यानी ऊपर वाला, और दक्षिणी बिंदु यानी नीचे वाला पॉइंट जो है आपको देखना है। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पूर्वी में जो गांव था उसका नाम है मांडा। ये मांडा जो है वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आता है। अच्छा, जितनी भी सभ्यता, जितनी भी साइट ये इस सभ्यता में हुए वो सबके सब किसी नदी के किनारे थे। तो आपसे जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि मांडा पूर्व में था, ये प्रश्न में ही बता दिया जाएगा आपको। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये मांडा किस नदी के किनारे था, तो वो नदी है आपका चेनाब नदी। मांडा और किस नदी के किनारे था मांडा भाई, तो चेनाब नदी के किनारे ये मांडा आपको था। फिर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में, सॉरी ये तो पूरब में हो गया, तो ये तो उत्तर वाला पॉइंट हो गया मांडा ना। तो मांडा सबसे उत्तरी पॉइंट है, सबसे पूर्वी पॉइंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले इसको जो उत्तरी पॉइंट है ये है मांडा, क्योंकि मांडा जम्मू कश्मीर में तो ऊपर होता है जम्मू कश्मीर। तो जो सबसे उत्तरी पॉइंट है ये है मांडा, और ये है आपके जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है ये, तो ये चेनाब नदी के किनारे था। ठीक है, चेनाब नदी चूंकि जम्मू कश्मीर में ही है तो चेनाब नदी के किनारे था। आपको पूछा गया है पूर्वी बिंदु, पूर्वी इधर की तरफ, तो ये था पूर्वी बिंदु जो था वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, और ये वर्तमान में आलमगीरपुर जो है ये मेरठ में पड़ता है। और मेरठ में किस नदी के किनारे ये था, तो ये था आपका हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे जो है ये सभ्यता, ये साइट जो थी वो थी। पश्चिम में इधर वाली की बात करें तो जो पश्चिम में था उसका नाम है सुतका गेंडोर। देखिए लगभग आपके 1200 स्थल इस सभ्यता में हैं। सुतका गेंडोर ये सबसे पश्चिम में था, और सुतका गेंडोर जो था ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और ये जो है ये दास्क नदी के किनारे ये सभ्यता फैली हुई थी। तो दास्क नदी के किनारे ये सभ्यता आपकी फैली हुई थी। जो दक्षिणी वाला है वो है आपका दायमाबाद। ठीक है, जो दक्षिणी वाला है वो है दायमाबाद, और ये दायमाबाद जो है ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और ये जो है प्रवरा नदी के किनारे आपका फैला हुआ था, प्रवरा नदी के किनारे फैला हुआ। किस नदी के किनारे, तो प्रवरा नदी के किनारे ये सभ्यता जो है आपकी फैली हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे जो पॉइंट है, जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। पूर्वी कौन सी पॉइंट है, पश्चिमी कौन सी पॉइंट है, उत्तरी कौन सी पॉइंट है, और दक्षिणी कौन सी पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, चलिए आइए फिर हम लोग करते हैं जो, अब हम लोग ने इसका ऊपरी, उत्तरी, दक्षिणी भी देख लिया है। अब हम लोग को देखना है समकालीन सभ्यता के बारे में। परिचय में तो हमें ये भी ध्यान रखना है भाई कि अगर ये सभ्यता अपने यहाँ थी तो क्या इस समय दुनिया में कोई और सभ्यता थी। इस बात को कंटेम्प्रोरी यानी समकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हाँ, जैसे भारत में ये सभ्यता थी वैसे दुनिया में 2-3 सभ्यता और थी, उसे आपको देख लेना है। तो सबसे पहली सभ्यता, इसमें हम पहली दूसरी नहीं, हम सीधे कह सकते हैं कि कई सभ्यता थी, जिसमें सबसे फेमस के रूप में हम कह सकते हैं वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता।
मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये सबसे पहली सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसे हम लोग सुमेरियन सभ्यता का नाम भी देते हैं। इसका एक और नाम हम लोग देखते हैं, सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता जब भारत में थी तो ये सुमेरियन सभ्यता भी यहाँ पे थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ये किस नदी के किनारे थी? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे थी और उसकी सहायक नदी के किनारे थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो ये जो सभ्यता थी ये दजला और फरात, दो नदियां हैं, दजला और फरात नदी के किनारे थी। इसको अंग्रेजी में टाइग्रिस नदी कहते हैं, टाइग्रिस। तो दजला और फरात नदी के किनारे जो है ये नदी थी। ये जो सभ्यता है ये दो भागों में बटी हुई थी। इस सभ्यता का जो उत्तर वाला भाग था, यानी ऊपर वाला जो भाग था, नॉर्थ वाला, इस उत्तर वाले भाग को, नॉर्थ वाले भाग को हम लोग कहते थे असीरिया की सभ्यता। ध्यान दीजिएगा, इसके जो उत्तरी वाली भाग थी उसे हम लोग कहते थे असीरियन सभ्यता या असीरिया की सभ्यता। और इसका जो दक्षिणी वाला जो पॉइंट था, जो साउथ वाला जो था, इसे हम लोग कहते थे सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता, सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता। इसका जो दक्षिण वाला पॉइंट था इसे हम लोग कहते थे सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता। तो हमने कहा कि समकालीन सभ्यता का अर्थ होता है कि जब भारत में ये सभ्यता थी तो उस समय, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय दुनिया में अन्य जगहों पर कौन सी सभ्यता थी? तो उन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इन्हें सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है और ये दजला और फरात नदी के किनारे थी। इस सभ्यता को भी ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण दो भागों में बांटा जाता है। उत्तरी वाली सभ्यता थी उसे हम लोग कह रहे हैं असीरिया की सभ्यता, और जो दक्षिण वाले, जो नीचे वाली सभ्यता थी उसे हम लोग कहते हैं सीरिया या बेबीलोनिया की सभ्यता। तो ये दोनों मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं। जो दूसरी सभ्यता थी महत्वपूर्ण इसके समकालीन में, उसमें एक महत्वपूर्ण है नील घाटी की सभ्यता, नील नदी घाटी सभ्यता। क्योंकि ये नील नदी के किनारे थी इसलिए इसको हम कहते हैं नील नदी घाटी सभ्यता। इसका जो फेमस नाम हम मिलते हैं वो हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और चूंकि नील नदी के किनारे था इसलिए इसे नील नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। किस नदी के किनारे था भाई? तो ये था नील नदी के किनारे पर, इंक्लूडेड है इसमें, नील नदी के किनारे था। जितनी भी सभ्यता है वो सारी सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे डेवलप हुई है। तो नील नदी के किनारे था। जाहिर सी बात है नील नदी के किनारे है तो किस जगह पर रहा होगा? तो अफ्रीका में ये सभ्यता डेवलप हुई थी, अफ्रीका में। और नील नदी अफ्रीका में बहती है तो अफ्रीका में ये सभ्यता था भारत में जब आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। जो एक सभ्यता और थी जिसके बारे में आपको देखना चाहिए कंटेम्प्रोरी सभ्यता में, उसका नाम था हुआंग हो सभ्यता, हुआंग हो सभ्यता, हुआंग हो सभ्यता। ये जो वांग हो सभ्यता है, वांग हो सभ्यता जो है ये पीली नदी के किनारे थी, येलो रिवर यानी पीली नदी के किनारे जो है ये सभ्यता फैली हुई थी। पीली नदी के किनारे ये सभ्यता फैली हुई थी, पीली नदी के किनारे। और ये जो पीली नदी के किनारे ये जो सभ्यता थी ये चीन में थी, चीन में फैली हुई थी। ठीक है, तो ये आपकी समकालीन सभ्यता को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं के नाम हैं। इसमें सबसे पहले आपने देखा भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता है समकालीन सभ्यता में, फिर नील नदी घाटी की सभ्यता है, फिर हुआंगहो सभ्यता है। ये सभ्यताएं आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब आपको यहाँ पे देखना चाहिए इसके कुछ अन्य नामों के बारे में। ठीक है, कुछ अन्य नाम, जैसे जो बहुत पसंदीदा बच्चा होता है उसे घर में कई चुन्नू मुन्नू कई सारे नाम होते हैं, तो वैसे ही आपका यहाँ पे जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तो बहुत फेमस है।
इसे भी कई सारे नामों से जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, हेडिंग बना लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम, इसके कई सारे नाम हैं भाई, क्या क्या नाम है आइए देखते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला नाम इसका है वो है सरस्वती सभ्यता। क्या नाम है इसका सबसे फेमस, सरस्वती सभ्यता, ये सबसे इसका फेमस नाम। ठीक है, सरस्वती नदी भी यहाँ पर बढ़ती थी, बहुत महत्वपूर्ण नदी थी, तो सरस्वती सभ्यता इस नदी को कहते, इस नदी घाटी सभ्यता को कहते थे। जो दूसरा नाम है वो है मेलुहा सभ्यता। मेलुहा, मेलुहा सभ्यता। ठीक है, मेलुहा सभ्यता क्यों, क्योंकि ये जो व्यापारी लोग वहां से बाहर से जो आते थे, इन लोगों को मेलुहा कहते थे, इसलिए मेलुहा सभ्यता इसको कहा गया। फिर चूंकि ये लोग तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक शहरी सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि भाई गांव नहीं, ये लोग शहर में रहते थे, तो ताम्रपाषाणिक शहरी सभ्यता का भी नाम इस सभ्यता को दिया जाता है। ठीक है, फिर चूंकि ये लोग तांबा और टीन दोनों को मिलाकर कांसा इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता था कांस्यकालीन सभ्यता, कांस्यकालीन सभ्यता कहा जाता था। इसको और एक फेमस नाम देते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी इसी को नाम दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। वैसे तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में 1100 से ज्यादा स्थल मिलते हैं, और उनमें हड़प्पा शहर एक उनमें से एक साइट है। तो उन 1200 शहरों का नाम न दे करके इसे हड़प्पा नाम ही क्यों दिया जाता है। तो चूंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज इनमें सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के भले ही 5-6 बच्चे हों, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को उसके जो सबसे बड़े लड़के होते हैं उसके नाम पर कहा जाता है, जो उसके माँ या उसके पिता, ऐसे कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में 1100 से ज्यादा शहर हैं, लेकिन क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, उसी के बारे में हम लोग को पता चला था, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 1200 शहर हैं जो आपके इन जगहों पर फैले हुए हैं। आज की क्लास है, इस क्लास में इतनी ही चीजों को रखेंगे, फिर खोज के इतिहास के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और हमने आपको कहा है, देखिए ध्यान से, इसमें सामान्य परिचय आज हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, खोज का इतिहास, इसकी विस्तार, इसकी प्रकृति, इसकी अर्थव्यवस्था, इसकी समाज, राजनीति, धर्म एवं संस्कृति, इसकी उद्भव और पतन के जो सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वो क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी, चंद घंटों में ही मिल जाएगी। तो तब तक इसको नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। बाकी घटना चक्र वाला जो है पूरी तरीके से एक सीरीज स्टार्ट हुआ है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं भागने जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट तैयारी के लिए एकदम जुड़े रहिए। ध्यान दीजिए, पेड वाला वर्जन आप इस्तेमाल करें ना करें वो आपकी इच्छा है, उसमें जरूर सी जाहिर सी कुछ चीज़ें तो एडिशनल होती ही हैं उसमें, तो वो आप ज्वाइन करेंगे, अच्छी बात है, उसमें एक डेडिकेटेड रूप में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे आपको अगर कोई पेड नहीं भी ज्वाइन करना है तो यहाँ बड़े आराम से पढ़िए और सफल होइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।